नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर लोकसभा चुनाव हर चरण के साथ दिलचस्प होता चला जा रहा है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मंगलवार यानी कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इन सीटों में से 8 पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि संभल और मैनपुरी में सपा की साइकिल दौड़ी थी। संभल में सपा के दिग्गजों ने, जिनमें शफीकुर रहमान बर्क ने जीत दर्ज की थी, ये संभल की हम बात कर रहे हैं, और मैनपुरी जहां सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जीते थे। मैनपुरी लोकसभा जीत पर सपा को 94,389 वोटों से जीत मिली थी। ये अंतर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा था। यहां उपचुनाव में भी सपा की डिंपल यादव जीती थी। 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों में से बीजेपी को 6 पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इन सीटों में हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, आंवला और बरेली शामिल हैं। बीजेपी ने फिरोजाबाद और बदायूं सीट पर क्रमशः 28,781 वोटों और 18,454 वोटों से जीत दर्ज की। इन दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस बार सपा ने यहां पूरा जोर लगा दिया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव फिर मैदान में हैं और पिछली बार उनके प्रतिद्वंदी रहे शिवपाल इस बार उनके साथ हैं। इसी तरह बदायूं में सपा ने शिवपाल के बेटे आदित्य को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी में इस बार डिंपल यादव मैदान में हैं। तीसरे चरण की 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 35% के करीब है। मुस्लिम यादव समीकरण यहां पिछले 2 चुनाव से ध्वस्त करने में भाजपा कामयाब रही है। इस बार बसपा सपा के साथ गठबंधन में नहीं है, लिहाजा बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी सपा का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। बसपा ने संभल, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, बरेली में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है और मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर भाजपा की राह थोड़ी आसान जरूर कर दी है। वहीं मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारा, जबकि भाजपा ने राज्य के मंत्री जयवीर सिंह और को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार के 2 मंत्री, 4 सीटों पर भाजपा के मौजूदा सांसद, 3 सीटों पर सपा चीफ अखिलेश यादव के परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा है। मैनपुरी में डिंपल यादव और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, बदायूं में आदित्य यादव, फिरोजाबाद में अक्षय यादव, आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल और हाथरस में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि मैदान में होने से इन सीटों पर सबकी नजर है। तो हाई प्रोफाइल सीटें भी इस चुनावी चरण में और इस बार का ये चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं हमारे पास, वो आपको पहले सुनवा देते हैं। देखिए, अभी 2 चरण का मतदान हो चुका है और अभी कल तीसरे चरण का मतदान है। देश की जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि इस बार का चुनाव 80 बनाम 20 का है। अब 80 बनाम 20 लोग आबादी के हिसाब से जोड़ते हैं, बल्कि मेरा ये मानना है कि 80% सीटें एनडीए को देश की जनता देने जा रही, 20% में पूरा विपक्ष जो है उसमें बढ़ जाएगा। तो एटलीस्ट कम से कम 543 या 545 सीटों में 80% आप जोड़िए तो 421, 422 सीटें एनडीए लेकर के सरकार बनाने जा रहा है। तीसरे चरण का चुनाव है और इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया हुआ है और हमने बहुत मजबूती के साथ कार्य किया हुआ है। ये तीसरे चरण का चुनाव भी जैसे पहला चरण और दूसरे चरण का चुनाव हमारे फेवर में रहा, वैसे तीसरे चरण का भी चुनाव हमारे फेवर में ही रहेगा। और हमने बहुत कोशिश की हुई है कि जनता जो है निकल के आए, वोट करे और इस लोकतंत्र के महोत्सव को मनाए। और देखिएगा, जनता जो है निकल के आएगी और अपने अधिकारों के लिए वोट करेगी। उनका विश्वास जो है, जो विपक्ष लगा हुआ है लगातार, इंडिया अलायंस लगातार लगा हुआ है कि उनका विश्वास लोकतंत्र पे जगाया जाए, जो कि कहीं ना कहीं खो गया हुआ है, ताकि जो है लोग आए और वोट करें। और तीसरे चरण में ये देखने को मिलेगा। तीसरे चरण का चुनाव है और चुनावी समय पर मुद्दे भी गर्म होते जा रहे हैं। सियासी तपिश कुछ ज्यादा ही तप रही है और इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीति, स्ट्रैटेजी, तमाम ताकतें, सब कुछ कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार चुनौती वही कि 2 फेजेस में हमने देखा वोट परसेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तीसरे फेज में मतदाताओं को भी निकालने की चुनौती होगी और दलों को एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ ही हम देख रहे हैं कि कंपटीशन जो है वो काफी टफ दिखाई दे रहा है और बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबला तीसरा साथी खेल बिगाड़ने का काम करेगा हाथी का। चलिए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे समझने की कोशिश होगी कि कई मुद्दे एंटर कर चुके हैं तीसरे इस फेज में और
पहले मुलाकात करा देती हूँ केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। रोहन श्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। अजीत यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े। रोशन साहब आपका भी स्वागत। रोशन सर क्या कहेंगे, तीसरा चरण क्या लेकर आया है? एक तरफ हम देख रहे हैं यादव फैमिली के 3 लोग और यहाँ हम देखते हैं ताजा खबर आती है कि प्रदेश अध्यक्ष सपा का बदल गया। वहीं हम देख रहे हैं कि राम का जो विरोध करते हैं वो राष्ट्र विरोधी भी हो जाते हैं, इस तरह के मैसेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से राधिका खेड़ा का मैटर उठता है तो महिला सुरक्षा पर भी चुनाव जंप कर जाता है। आपका विश्लेषण, तीसरा फेज उत्तर प्रदेश की 10 सीटें। जी, सबसे पहले तो आपने सारे पैनलिस्ट और सारे व्यूअर्स का अभिवादन मैं करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तीसरे चरण का जो मतदान है बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि गुजरात की ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यूपी की भी कुछ सीटों पर चुनाव है और मतदाताओं का जो उत्साह है, किसी साथी की आवाज आ रही है, जरा सो प्लीज कोई साथी है जो शायद अजीत यादव जी आपकी ऑडियो ऑन एयर है, जरा थोड़ा सा आप अटेंशन पे करें डिबेट के अंदर। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए रोशन साहब। जी, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि गुजरात जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, वहां से जो खबरें आ रही हैं लगभग आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है कि जो उत्साह 2014 और 2019 में मतदाताओं में देखा गया चुनाव को लेकर, उस पर मैं ये नहीं टिप्पणी करना चाहता कि वो सत्ता के पक्ष में गया या विपक्ष में गया, लेकिन एक बात तो क्लियर कट है कि अब की मतदाता जो है उस तरह की गर्मजोशी नहीं दिखा रहा है और ये बड़ा चैलेंज है सत्ता पक्ष के लिए। इसका मतलब एक राजनीतिक गलियारों में एक ये भी निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात पे लग रहा है कि जो तथाकथित मोदी मैजिक था वो इस चुनाव में गायब होता दिख रहा है। और अगर ये फैक्टर इफेक्टिव हुआ, प्रभावशाली हुआ, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है सत्ता पार्टी का होने जा रहा है, इसलिए कि विपक्षियों के पास बहुत कुछ खोने को नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि जैसे हमारे डिबेट में बातें आती है कि अग्नि परीक्षा किसकी होने जा रही है। अग्नि परीक्षा विपक्षी दलों के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास होने के लिए। ये जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो पिछली सफलता है उससे आगे बढ़ने के बारे में तो सोचना भी थोड़ा सा कठिन है। उस सफलता को अगर मेंटेन जो है एनडीए कर पाता है तो इस 2024 के चुनाव में ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होने जा रही है, जहां तक मैं समझ पाता हूं। जी, केसी जैन साहब, तीसरा चरण आपके लिए भी मशक्कत भरा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तो 400 पार का नारा भी लगना बंद हो गया है। वोट परसेंट दोनों ही फेज में डाउन जा गया और तीसरे में उम्मीद है कि बढ़ेगा। लेकिन जो चमत्कार, जो वेव्स दिख रही थी, जो लहर दिख रही थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो सकती है। और तमाम मुद्दे तो हैं ही, मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ। केसी जैन साहब, जी आवाज मिल रही हमारी आपको पारुल जी? आप प्लीज चेक कीजिए ऑडियो कहां से आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, हमारी आवाज मिल रही है? डिस्कनेक्ट कीजिए। कौन जी केसी जैन साहब, देखिए पारुल, जहां तक वोट परसेंटेज कम की बात है तो डिस्टर्बिंग ये है कि बहुत ज्यादा जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे कोई डिफरेंस आता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो मौसम है, साथ में साथ जो शादियां चल रही हैं, ये एक बड़ा कारण रहा कि लोग वोट डालने कुछ परसेंट कम रहा। लेकिन तीसरे चरण में बिल्कुल उम्मीद है कि अच्छा वोट परसेंटेज जाएगा। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भी मेहनत की है, पार्टियां तो अपनी अपनी मेहनत कर ही रही हैं और तमाम सारे समाज सेवी संगठन भी काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात यह है कि ये जो तीसरा चरण है इसमें जो 10 सीटें हैं, तो आप देखिए कि 60% तो पिछली बार लेकर के आए थे और इस बार जो पश्चिम यूपी में खास करके है और बहन जी का उसमें जो है पल्ला भारी रहा था, क्योंकि वो 10 सीटें लेके आई थी और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे सिमट के रह गई थी और उसमें भी अपने परिवार की सीटें हार गए थे। वो चाहे डिम्पल जी रही हो, चाहे अच्छा जी रहे हो, चाहे धर्मेंद्र जी रहे हो। अब इस बार ये बात अलग है कि कई सारी सीटों पे बदलाव किया है। जैसे शिवपाल जी की जगह पे
वहां पर उनके बेटे को उतारा है, लेकिन जनता ने जो काम देखे हैं, और ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये केंद्र की सरकार को तय करता है। तो आप देखिए दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में केजरीवाल जी चुनाव विधानसभा का जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं। तो आप देखिएगा कि जिस प्रकार से चाहे धारा 370 का पिछले मुद्दा चुनाव रहा से हो, किसी जैन साहब आप इस चुनाव को कंपेयर कर रहे हैं, पिछले चुनाव में जनता ने काफी उत्साह दिखाया था, लेकिन इस बार जनता का उत्साह नहीं दिख रहा है, जिस वजह से आप लोग भी चिंतित हैं। सवाल ये, यादव लैंड में सेंध लगाने में इस बार पिछला परफॉर्मेंस से बेहतर होगा तो 400 पार का नारा सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना 8 से भी कम हो सकता है। जी पारुल जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए इस बार हमारी संभावनाएं और ज्यादा है, और हमारे सफलता के चांसेस का परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। पिछली बार यही बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ में थी, पिछली बार राष्ट्रीय लोक दल जो पश्चिम में खास करके प्रभाव है जिसका, वो समाजवादी पार्टी के साथ में था, और साथ ही साथ कई छोटे छोटे दल जैसे चंद्रशेखर लड़ रहे हैं और ये पल्लवी पटेल है, इस तरीके से इन लोगों का भी कुछ ना कुछ साथ समाजवादी पार्टी को मिला था। इस बार ये सारा साथ भी नहीं मिल रहा है, ये इसमें से बहन जी तो अलग लड़ी लड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम यूपी में जो आरएलडी का प्रभुत्व कहा जाता है, तो आरएलडी तो आज हमारे साथ खुल करके, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला और भारी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या पारुल जी, बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं, कि दूसरी बात ये है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे इन 5 सालों में उभर करके सामने आए, जिससे भी जनता लगातार नाखुश है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से भी। आप देखिए धारा 370 को हटाने में जिस प्रकार से वॉकआउट किया सदन के अंदर से, कांग्रेस ने विरोध किया कि नहीं हटना चाहिए, सीए का विरोध किया। अब हम जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात करते हैं, उसमें से पहले से भूमिका बनाने लगते हैं, उसका विरोध पहले से करने लगते हैं, और भगवान राम मंदिर का विरोध तो किया। यही कारण समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक अभी छूट के मेरे साथ में आ गए, लौटूंगी आपके पास। जी ठीक है, अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, प्रदेश अध्यक्ष को बदलना, 3 फैमिली मेंबर चुनावी मैदान में, इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी फतेहपुर से चुनाव लड़ने गए हैं, पार्टी की और जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बांटी गई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली को जीतने के लिए। फैमिली के साथ साथ हमारी पार्टी के और भी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जीतेंगे। 10 सीटों में से कम हम 8 सीटें जीतेंगे। देख लीजिए जो फैक्टर है उस पर हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इसमें से तो 2 सीटें तो हम जीते ही हैं, इस बार और प्लस करेंगे ही। रही बात प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, तो भाई हर पार्टियां, इनके बीजेपी में अभी भूपेंद्र चौधरी जी को लाया गया, जाति के आधार पर समीकरण साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है, इसको कौन नहीं स्वीकार करेगा। हर पार्टियां जाति दे करके राजनीति कर रही हैं, और जातियों के आधार पे ही समीकरण साध करके टिकट दिए जा रहे हैं। विकास का मुद्दा तो गायब, महंगाई तो गायब है, बेरोजगारी गायब है, पेपर लीक आउट हो रहा वो गायब है इस देश में, और छात्र नौजवान जो प्रतियोगी हैं इलाहाबाद से लेकर के कोटा तक, वो आत्महत्या करने को मजबूर है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से आरक्षण का घोटाला किया गया, ये सरकार में वो 6800 छात्र जो थे, प्रतियोगी छात्र थे जो नियुक्त हुए थे, वो संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ कि इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही, और बीजेपी केवल समीकरण राजनीति में साथी है जातियों का। जब वो लोग मांग कर रहे थे तो इनके पार्टी के तमाम नेता हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे कोई चौहान नेता हो, चाहे राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर ने तो ऐसा बयान दे दिया कि अभी और ये लतियाए जाएंगे। क्या वो प्रतियोगी छात्र जो है भूल जाएंगे 69,000 शिक्षक के? इस तरीके के इनके मंत्रियों का बयान होता है, इनके सहयोगी मंत्रियों का। ये बताइए, इस देश का बेरोजगार बस इसीलिए है कि जो आए मंत्रिमंडल में बोल दे कि आने वाले चुनाव में हम जीतेंगे तो और लतियाए जाएंगे। और ये बात तो बड़ी बड़ी करते थे, कहते थे कि पिछड़ों का हक नहीं दिया जा रहा। पिछली बार जब ये मंत्री थे तो बार बार मुद्दा उठाते थे सामाजिक में ऐसा कि हमको जो है क्यों नहीं, जो क्या है ना अजीत जी, ये जो इलेक्शन है ना, खासतौर पर ये तीसरे फेज की 10 सीटें, यहाँ डू और डाई की स्थिति है। यादव लैंड कहा जाता था इस क्षेत्र को, लेकिन पिछले चुनाव तक आते आते यादव लैंड की 8 सीटें गप कर गई बीजेपी। 2 ही हैं आपके पास, और उन 2 पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मुलायम साहब की सीट खासतौर पर, जहां से आपकी बहुत बड़ी लीड नहीं रही थी,
अरे इस बार हम लोग की स्थिति बड़ी मजबूत है। ठीक है, दावा कर रहे हैं मजबूत है स्थिति। कांग्रेस के पास में जा रही हूँ। रोहन जी, जाहिर है कई सारे मुद्दे, जिनमें मुद्दों के साथ साथ इस बार हमने देखा अलग अलग राज्यों में जब चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आए तो उन्होंने अपने काम गिनाना शुरू कर दिए। इधर प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि राहुल राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव जी ने शाहबानो केस को पलटा था। ये भी अब इस वक्त आने लगे अब बयानात, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम प्रचार प्रसार में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राम भक्त हैं, राम विरोधी हैं, उनके बीच का ये चुनाव है। जाहिर सी बात है मुद्दे पर लाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जाकर वहीं चला जा रहा है और फिर 80-20 की बात भी होने लग जाती है। पारुल जी, मैं सही बता रहा हूँ। आज हम लोग पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि वो प्रमोद कृष्णन के मुद्दे पे बोलना नहीं है। हम लोग ने सबने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। और अगर ये मुझे मालूम होता कि प्रमोद कृष्णन के मामले में होती तो मैं करता भी ना, लेकिन आपने सवाल पूछा और इन द लार्जर पिक्चर में, बड़े पिक्चर के जो छोटा सा हिस्सा है उसको भी बोल देता हूँ। आपने कहा कि बात मुद्दों से भटक जाती है। केसी भाई साहब सामने बैठे हैं और अजीत भाई बैठे, रोशन साहब बैठे, सारे लोग रोज दिन भर ये डिबेट और रोज चुनाव में देख रहे हैं। आप बताइए कि सच में देश के भले का चुनाव हो रहा है? लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि देश किस तरह से स्थिति में पहुंच गया? अरे आप, महंगाई जो है अभूतपूर्व, बेरोजगारी अभूतपूर्व, सारा मतलब ऐसा चुनाव ही देश के, अगर ये हमें लगता है कि ये चुनाव खत्म होता है होते होते अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो हमें लगता है देश में संविधान और उसकी कोई संभावना बचेगी नहीं। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन आज सुबह कर्नाटक वाले मामले में लोगों ने क्या कहते हैं, कर्नाटक वाले वीडियो के मामले में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने, कर्नाटक हैंडल ने एक वीडियो ट्वीट किया था, बड़ा ही मतलब उन्मादी वीडियो था। उस पर अपील करी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला। उधर नरेंद्र मोदी जी ने मतलब भड़काऊ भाषण दिया, उस पर बोला गया, कंप्लेन किया गया, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोला। आंकड़े आने में 10 दिन लग जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जब हम मतलब पूरे बेईमानी पे कोई उतर आएगा तो जनता का भरोसा खत्म होता जाएगा। लेकिन हमको, आपको जिम्मेदारी बनती है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे। यहाँ हम जो 5 बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लोकतंत्र की कसरत हो रही है जिसमें 1.3 ट्रिलियन रुपीस खर्च हो रहा है। हम लोगों के ट्रिलियन में पैसे खर्च हो रहे हैं उस चुनाव को, कसरत को खत्म करने के लिए, जिसके लिए लोग एक वोट डलवाने के लिए पहाड़ों तक जाते हैं, गांव क्रॉस करके। पोलिंग क्या कहते हैं, जो कर्मचारी होते हैं पोलिंग ड्यूटी वाले। तो आप समझिए कि जब इतने अभी जैसे आपने सवाल शुरुआत करी, जब आपने इतना ही ख्याल है तो 2 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं राहुल गांधी? ये भी तो सवाल उठ जाता है ना सर। अरे हम बता रहे 2 सीटों पे, अरे हम जानते राहुल गांधी 2 नहीं 20 पे लड़े, उनकी मर्जी। पारुल जी टीवी बताएगा तो थोड़ी लड़ेंगे। अरे कर रहे हो आप, अभी गिना रहे हो आप कमियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए तो आपको आदत नहीं है ना। जब आपने पूछा त्यागी के बारे में, आपने जब पूछा तो हमको मतलब मेरा तो मन किया बोलने का, लेकिन पार्टी ने कह के रखा नहीं बोलना है, नहीं तो वो आदमी इस लायक नहीं। राधिका खेड़ा पर बोलने के लिए तो मना नहीं किया। अरे आप क्या बात करती है? राधिका खेड़ा जो करके गई अपना गई, उनके लिए तो कुछ नहीं कहना आगे सवाल पूछूं नहीं। आपने जब प्रमोद कृष्णन के विषय में पूछा तो उसके लिए ठीक है, उस पर मत बात कीजिए। आधी आबादी इसको लेकर अब ये मुद्दा बन रहा है, इस पर बात करेंगे। क्या मुद्दा बन रहा है पारुल जी? आधी आबादी के लिए बताइए जरा। छत्तीसगढ़ गई, वहां से निकली। अरे सुनिए तो आप लोग का लाइव आ रही है, बताते ना, महिला सुरक्षा का मुद्दा। आप लोग आप यहाँ गए थे, वहां नहीं गए, आपने वहां पे बोला, वहां नहीं बोला। ये कौन होते भाई साहब? ये आपके ब्रजभूषण शरण जी पर आरोप है, उनके लड़के को टिकट दे दिए। कितना रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मंच से क्या कहते हैं वोट मांग रहे थे, जिसने मतलब 3000 वीडियो जिसके वायरल हो। आप क्या बात करते हैं? मणिपुर में सुनिए ना पारुल जी, आप नरेशन, अरे हम बता रहे हैं, सुनिए तो पहले पूरी बात सुनिए। ये नैरेटिव जो होता है ना कि आपने वहां पे बोला, वहां नहीं बोला, आप वहां गए, वहां क्यों नहीं गए? अरे भाई कम से कम बोले तो। यहाँ पे तो लोगों ने मार्च निकाला है बलात्कारियों के समर्थन में, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाला। अरे आप क्या बात करें? मणिपुर में महिलाओं को नग्न चलाया गया, सारा वीडियो। लेकिन टाइमिंग पर जो मुद्दे उठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे समझना सीखिए रोहन जी। इनके पास नैतिक समय के साथ हमें चलना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। केसी जैन साहब एक छोटा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं रोहन जी आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल देखिए पारुल जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही कि एक तरफ कहते हैं कि मुद्दों से जो है सब लोग भटक रहे हैं, मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। अरे
हम देते हैं उत्तर प्रदेश में ही 5.5 लाख रोजगार। आपने जिससे गठबंधन कर रखा है उन्होंने मात्र 2.5 लाख रोजगार दिए, और 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दिया करती थी समाजवादी पार्टी। अगर रोजगार देने की इतनी क्षमता थी तो 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देना नहीं, क्यों लेकिन पड़ा? मुद्दों से भटकाने का काम तो केसीचंद साहब आपके नेता भी कर रहे हैं ना। परिवारवाद ले आते हैं, फिर शहजादे ले आते हैं, फिर उसके बाद और भी काफी सारे मुद्दे, हिंदू धर्म पर आप आ जाते हैं, संपत्ति कर पिछला खत्म हुआ, विरासत की सीटों पर आ गए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पारुल जी, जो मुद्दे कांग्रेस छेड़ रही है हम तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं मुद्दों से भटक रहे हैं, उन चीजों क्यों छेड़ते भाई? राम मंदिर मुद्दा बार बार कौन छेड़ रहा है? ने क्यों बात की विरासत कर की? राम विरोधी, राष्ट्र विरोधियों के बीच ये चुनाव है क्या? ये सारी चीजें तो आप लोग भी तो छेड़ रहे हैं ना। नहीं पारुल जी, आप ये देखिए ना, अभी भी कहा हमारे कांग्रेस के साथी ने कि संविधान खतरे में, ये संविधान बदल देंगे अगर ये चुनाव जीत गए तो। ठीक है, संविधान बचा रही है। अखिलेश जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अजय जी केसीचंद साहब कि रोजगार की बात करने वाले अपने कार्यकाल में कहां रोजगार दे पाए, बताइए। नहीं पारुल जी, मैं 10 सेकंड में एक सवाल और कर दूं। समय कम है कि अभी ये बात कर रहे थे कि ईडी और सीबीआई की बात करते, अरे चुनाव आयोग पे तो भरोसा करिए। अजीत जी, हो गया केसीचंद साहब, आ गई आपकी बात। अजीत जी, आप जान लीजिए, आंकड़ा आया है कि भाजपा की सरकार जब से है पूरे देश में 70 पेपर लीक हुए पूरे देश में, और 11 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए। कहिए तो बारी बारी बता दूं, आपके पास टाइम नहीं है। अरे हम बता दें आपको, और मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मैं आपके बीच में पेपर लीक हुआ, आपने माना भी नहीं पेपर लीक हुआ। आयोग में समीक्षा, आपने तो माना भी नहीं पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक किया गया और आपने माना भी नहीं पेपर लीक हुआ है। यादव सिंह याद है आपको? करके पेपर 2.5 किलो हीरा निकला था यादव सिंह के घर में। लड़का जो है साफ कर यादव सिंह के घर में 2.5 किलो हीरा निकला था, जो जेल गए थे। परीक्षाएं करा रहे हैं आपने ऐसे बैठा रखा था। तीसरे चरण का रण, लेकिन करने का काम किया था। उसके पहले तमाम मुद्दे तो गूंज रहे हैं। मजबूती की बात हम करें तो हाँ, रुक जाइए अजीत जी। रोशन साहब, जो मुद्दे देश के अलग अलग कोने से निकले, और यूपी एक बड़ा स्टेट है जहां पर लेकर आए, इधर बार बार ये बयान। रोशन साहब, बाकी सबकी ऑडियो म्यूट कीजिए, रोशन साहब से एक कमेंट में ले लूं, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है जब वोट पड़ेंगे। राम भक्त राम विरोधियों के बीच ये चुनाव है, राष्ट्र भक्त राष्ट्र विद्रोहियों के बीच ये चुनाव है, ये बार बार कमेंट आ रहा है बीजेपी की तरफ से। और शहजादे वाली बात, शाही परिवार वाली बात, विरासत वाली सीटें, ये भी मुद्दे अब गूंज रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में। रोशन साहब, आवाज भी गूंज रही है। रोशन साहब, कल मतदाता निकलेगा घर से बाहर। मेरा निवेदन है अपने साथियों से कि थोड़ा सा अपनी बारी का इंतजार करें, मुझे समय दिया है। रोशन साहब, अपनी बात रखिए, समय कम है सर। मैं अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ व्यावसायिक सिलसिले में गया हुआ था, तो राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैंने कुछ लोगों से हल्की फुल्की चर्चा की। एक बात बड़ी चीज हो जाती है कि ये जो उदासीनता है, इसके बारे में हमने वक्ताओं से बातचीत किया, तो उन्होंने एक चीज बताया कि 10 साल से हम मन की बात सुनते आए हैं, हमारे मन की बात किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आने नहीं पाती, हम उदासीन इसलिए। एक चीज और मैंने महसूस किया है कि मुद्दे राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं, विपक्ष की तैयारी कुछ भी खास नहीं है जो दृष्टिगत तौर पर ऐसा लगे कि एनडीए को कोई खतरा पहुंचा पाने की स्थिति में, इतना मैं मानता हूं। लेकिन जब मुद्दे, उनकी जनभावनाएं दबाई जाती रहती हैं लगातार, तो जनता स्वतः संज्ञान लेने लगती है किसी मुद्दे का। किसी मुद्दे की आवश्यकता नहीं होती कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां जिस मुद्दे को उठाएंगी वही मुद्दा हावी होगा। भारतीय जनता पार्टी का विशेषता रही है, वो 10 साल तक भारतीय राजनीति में जो मुद्दा चाहे, वो चाहे जनता के हितों से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, जिस मुद्दे को चाहते थे उठा लेते थे। लेकिन इस बार का चुनाव उस मोदी मैजिक से उबा हुआ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है मैम। इस बात को जहां तक मैं समझ पाता हूं, ये असर दिखना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय पर देखना दिलचस्प होगा कि ये 10 सीटें किसके पक्ष में या किसको भारी भरकम जीत दिलाती हैं, या फिर न्यूट्रल रहेगा ये इलेक्शन। बहुत बड़ी लीड नहीं ले पाएंगे नेता, क्योंकि जनता को घर से निकालना ही अपने आप में बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आंवला। मैनपुरी
कि हम बात करें तो डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। वहीं हम अगर बात करें उन तमाम सीटों की जो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में हम देखेंगे जिस पर दिग्गजों की साख दांव पर है। तीसरे चरण में देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव जिनमें दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ एक तरफ बीएसपी है, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, तो वहीं बीजेपी इनके सामने है। जातिगत समीकरणों का तमाम दलों ने बेहद ध्यान रखा है। कहीं सपा के मुस्लिम उम्मीदवार खेल बिगाड़ने का काम करेंगे तो वहीं हम देखेंगे कि सपा खुद भी ऐसे प्रत्याशियों को लेकर आई है चुन चुनकर जो बीजेपी को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन यादव लैंड में इस बार सपा के लिए डू एंड डाई की स्थिति है। वाकई यादव लैंड को यादव लैंड रखना है तो अखिलेश यादव की पार्टी को यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। लेकिन कल जनता तय करेगी भाग्य का भविष्य, या फिर उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगी कि कल क्या होगा। ईवीएम में दर्ज हो जाएंगे इनके मत, लेकिन 4 जून को खुलेगी किसकी किस्मत, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।